साथियों, मैं सुधीर अग्रवाल, विकास अधिकारी, शाखा क्रमांक 3 भोपाल में कार्यरत हूँ। मुझे 33 वर्षों का कार्य करने का अनुभव है। पूर्व में बीमा गुरु द्वारा सफल बीमा विक्रय कैसा करें का एक वीडियो मेरे द्वारा डाला गया था, जिसे सारे हिंदुस्तान में काफ़ी पसंद किया गया और काफ़ी लाइक किया गया। उसमें मैंने एक सर्वे फॉर्म का जिक्र किया था। साथियों द्वारा पूछा गया कि सर कैसा सर्वे फॉर्म है, मुझे बताइए। संयोग से मुझे 3 वर्ष बाद यह अनुभव मिल रहा है और समय मिल पा रहा है कि मैं आपको ये चीज़ बता पाऊँ। और मैंने इसके लिए अपना एक नया चैनल बीमा प्रैक्टिकल ज्ञान बनाया है, जिसमें मैं समय समय पर आपको वीडियो भेजते रहूँगा। मैं 3 वर्ष तक आपको कोई सर्वे फॉर्म नहीं भेज पाया, इसके लिए मैं क्षमा भी आपसे प्रार्थी हूँ। अब मैं आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि सर्वे फॉर्म द्वारा कैसे अधिक से अधिक विक्रय किया जाता है। आपको ये भी बताना मैं चाहूँगा कि बीमा प्रैक्टिकल ज्ञान में आपको जो भी मैंने 33 वर्षों में सीखा है, फील्ड में अनुभव किया है, मैं वही बातें बताऊंगा। मैं ऐसी कोई बात नहीं जैसे कि आम ट्रेनर करते हैं कि फ़ोन द्वारा बीमा होना, जो कि संभव नहीं है। ऐसी बातें करते हैं ट्रेनर, क्या होता है जो सक्सेसफुल अपने बिजनेस में भी होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है अति उत्साह में बहुत सी ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि फील्ड में प्रैक्टिकल संभव नहीं होती। जैसे कि फ़ोन में बीमा पॉलिसी सिर्फ अपने रिश्तेदारों की ही की जा सकती है। फ़ोन में सिर्फ अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। फ़ोन में जो बीमा होता है अपॉइंटमेंट लेने के बाद पर्सनल फॉलोअप द्वारा होता है, क्योंकि इंश्योरेंस की सेलिंग एक कंसेप्ट सेलिंग है और कंसेप्ट सेलिंग के लिए आपको बार बार उसके दिमाग में कंसेप्ट को बैठाना पड़ता है। ये है ज़रूरी है कि जो फ़ोन द्वारा जो लोगों ने सेलिंग की है, या तो अपनी बहुत पुरानी 10-20 साल पुरानी पार्टी हो, या फिर कोई अपना रिश्तेदार हो जो कि आपको मना नहीं कर सकता हो। उस स्थिति में ही फ़ोन द्वारा बीमा संभव है। तो मैं यहाँ जो भी बात करूँगा अपने अनुभव से बात करूँगा, कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा जो कि फील्ड में प्रैक्टिकल संभव नहीं है। और यहाँ दिल से दिल की बात होगी, अनुभव से दिल की बात होगी, जो कि मेरे दिल से आपके दिल तक जाएगी। मैं अपने, अगर आप भोपाल में रहते हैं या जानते हैं, लोग मेरे बारे में बोलते हैं कि अग्रवाल जी जो भी बात कहते हैं दिल से कहते हैं, और जो भी अनुभव है वो अपने दिल से शेयर करते हैं जो उन्होंने अनुभव किया है। तो आज अब आगे से जब भी बात होगी बिल्कुल प्रैक्टिकल बात होगी और दिल से दिल की बात होगी। तो साथियों, मैं अब थोड़ा सा वीडियो प्रथम वीडियो है तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। और अब मैं सर्वे फॉर्म स्टार्ट कर रहा हूँ। साथियों, मैंने एक ऐसा सर्वे फॉर्म बनाया है जो कि ऑटोमेटिक इंश्योरेंस जनरेट करेगा। इसमें सर्वे फॉर्म को मैं आपको बाद में फ़ोटो भी खींच के डाल दूँगा। इसमें ग्राहक सदस्यता एवं सर्वेक्षण प्रपत्र है। इसमें सबसे पहले पार्टी का आ जाता है शुभ नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, व्यवसाय, पता, ये सब अपन लिखेंगे। व्यवसाय में पत्नी का नाम, फिर उसके बाद अपन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे, सारे बच्चों की डेट ऑफ बर्थ वगैरह ले लेंगे और उनकी एज क्या है ये ले लेंगे। और उसके बाद उनकी इनकम पूछेंगे कि सर आप किस इनकम ब्रैकेट में आते हैं। 1 लाख में आते हैं, 1 से 3 लाख में आते हैं, 3 से 5 लाख में आते हैं, 5 से 10 लाख में आते हैं, 10 लाख से अधिक। अब इस सर्वे फॉर्म को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि पहले आप सर्विसिंग की बात करेंगे। जब आप सर्विसिंग की बात करेंगे उसके बाद आपकी सेल्स क्रिएट होती है। तो सबसे पहले आप सर्विसिंग में उसका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ले लेंगे। अब आपको निम्नलिखित प्रश्न करना है एजेंट्स को, क्या आपको भारतीय जीवन बीमा निगम से कोई पैसा मिलता था या जो नहीं मिल रहा है। उनसे पूछना, सर आपको जो पैसा मिलना था वो मिला कि नहीं मिला, नहीं तो मैं आपको दिलाऊंगा। क्या आप भारतीय जीवन बीमा निगम में नॉमिनी बदलना चाहते हैं। क्या आपकी कोई जीवन बीमा पॉलिसी बंद हो गई है, यदि बंद हो गई तो मैं चालू कराऊंगा। क्या आप ऐसे कोई व्यक्ति को जानते हैं या आपके परिवार में ऐसा किसी व्यक्ति को जानते हैं जिनकी मृत्यु हो गई है और उनको पैसा नहीं मिला, तो सर मैं ये क्लेम दिलाऊंगा। क्या आपकी पॉलिसी में पता परिवर्तन कराते हैं। बहुत सारे लोग क्या होता है घर चेंज कर लेते हैं लेकिन पता परिवर्तन कराना भूल जाते हैं। तो हमें उनको ध्यान दिलाना है कि सर आप पता चेंज करा लीजिए। क्या आपने जीवन बीमा पॉलिसी में नेफ्ट कराया। आज के समय में बगैर NEFT के कोई भी पेमेंट संभव नहीं है, अतः उनकी पॉलिसी में ज़रूर आप नेफ्ट रजिस्टर कराएं। LIC ने इसके लिए एक विशेष अभियान भी चालू किया था। क्या आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पॉलिसी में दर्ज है। अगर आप पार्टी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पॉलिसी में दर्ज करा देते तो उन्हें साल भर में 56 प्रकार के अलग अलग तरीके के मैसेज प्राप्त होते हैं। तो इससे आपका रिन्यूअल प्रीमियम कलेक्शन करना, याद दिलाने का काम कम हो जाता है। उसे LIC भी रिमाइंड करेगी। आप तो रिमाइंड करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में LIC भी रिमाइंड करती है। तो आपका काम को LIC ऑटोमेटिक भी करने लगती है
तो एक आपको और सहायता मिलती है और कस्टमर के दिमाग में एक अच्छी इमेज जाती है। फिर उस पार्टी से पूछना है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय जीवन बीमा निगम से आपका संबंध कितने वर्षों से। अगर वो पार्टी कहती है कि मेरा संबंध पिछले 20 सालों से, 15 साल से, मतलब ये ओल्ड अपना LIC का पॉलिसी होल्डर है, भले उसने किसी से भी पॉलिसी ली हो, तो किसी से भी उसने पॉलिसी की हो, तो अपने को ये पता लगता है कि इसको बीमा बेचना अपने को आसान हो जाएगा और अपन आसानी से इससे, अगर ये लंबे समय से जुड़ा है तो अपन आसानी से नई पॉलिसी की बात कर लेंगे और उसे इंश्योरेंस का कंसेप्ट अपने को बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसके बाद क्या करिए, अब उसके समस्त पॉलिसी का पूर्ण विवरण लीजिए। उसने जितनी भी पॉलिसी आज तक ले रखी है उसका पूरा विवरण लीजिए, क्योंकि जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो पॉलिसी होल्डर बोलता है मेरे पास बहुत पॉलिसी। जब हम लोग फील्ड में घूमते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि जिनकी इनकम 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए साल है, उनके कुल 5 लाख, 7 लाख की पॉलिसी, सब 1-1 लाख की बोले, सब 10 पॉलिसी है। पता लगा टोटल सम इंश्योर्ड 10 लाख का है और उसकी इनकम साल की 12 लाख, 15 लाख है। तो हमारे हिंदुस्तान में अगर आप जब सर्वे करेंगे, और हम लोग सर्वे करते हैं, तो 90% लोग अंडर इंश्योर्ड है। अभी भी जैसे एक मैं जिक्र करना चाहूँगा, पटना में जो दुर्घटना, भुवनेश्वर में दुर्घटना हुई, उसमें 80% लोगों का इंश्योरेंस नहीं था। या तो 80% लोग अनइंश्योर्ड है या पर्याप्त इंश्योरेंस नहीं है। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का इंश्योरेंस है, साल की इनकम में 40 लाख इंश्योरेंस है, 10 लाख, 20 लाख का। तो क्या इसमें वो अपनी फैमिली का खर्चा चला लेगा? ये इसकी भी बात अपने को करनी है साथ साथ में। और जब ये सर्वे फॉर्म को आप भरेंगे साथियों, तो इसमें बड़े इत्मीनान से टाइम लेना है। भले आप दिन में 2 या 3 ही सर्वे करें, लेकिन इसमें इत्मीनान से पार्टी को टाइम देना है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है आपको। ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब उससे हमें पूछना है कि सर बचत के अन्य प्रकार आपके पास कौन कौन से हैं, किस और बचत को करते हैं। फिर आप उससे पूछना है, सर आपने अपने परिवार के मासिक खर्चे के लिए क्या प्रावधान किया। यदि आपका 50,000 रुपये महीने का खर्चा है तो उसको कवर करने के लिए क्या प्रावधान किया। यदि आप नहीं रहते हैं तो, और आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो आपके परिवार को 50,000 रुपये की इनकम कैसे होगी, इसके बारे में उससे चर्चा करना है। अब आपको बोलना है, सर हमारे पास क्या आपने हमें उससे पूछना है कि सर आपने अपने परिवार की निम्न आवश्यकताओं के खर्चों के लिए प्रावधान किया है। पहले पूछना है कि सर आपने अपने पुत्र की शिक्षा व कैरियर की व्यवस्था की है नहीं, और यदि नहीं की है तो इसमें 2 कॉलम मैंने एक में लिखा है व्यवस्था की है और दूसरे में नहीं की। तो उसके बाद उसको सुझाव देना है कि सर इसके लिए आपको क्या लगता है कि कितना लगेगा आपकी बेटिया की शादी में। और आपने अभी अगर मान लो कुछ प्रावधान, मान लो मेरी बेटिया की शादी में 40 लाख रुपये खर्च होना है, तो अगर मैंने 20 लाख रुपये का प्रावधान मैच्योरिटी के समय कर लिया, तो फिर मुझे कितनी की व्यवस्था करनी, तो 20 लाख रुपये। उस पार्टी को सुझाव देना, सर आपने आधी व्यवस्था तो कर ली है, अब आपको आधा 20 लाख रुपये का प्रबंधन और करना है। इसका अपने को सुझाव उसको देना है पार्टी को। फिर उसको बोलना है कि सर आपके पुत्री की, सर ये मैरिज की तो बात होगी, अब पुत्री की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया, उसे आप क्या बनाना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कोई भी आप क्या कैरियर में उसको दिखाना चाहते हैं। और सर उसके खर्चे में, उसकी बिटिया की एजुकेशन में क्या खर्चा आएगा, उसकी अपने को बात करनी है। फिर उसका सर आपने क्या प्रावधान किया है, तो उसके बारे में उससे बताना है। फिर बताना है पुत्र की शिक्षा के लिए आपने क्या प्रावधान किया है, उसके कैरियर के लिए क्या प्रावधान किया है, वृद्धावस्था के लिए पेंशन व परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की है। देखिए हर व्यक्ति है जो जिंदा है, उसे वृद्धावस्था तो आनी ही है। उसके लिए भले उसके परिवार में बच्चे ना हो, लेकिन वृद्धावस्था को तो कोई रोक ही नहीं सकता। उसके लिए उसे व्यवस्था करना बड़ी अनिवार्य है। और कोई आदमी कितना भी पेंशन पाता हो, वो वृद्धावस्था में अधिक से अधिक राशि प्राप्त करना चाहता है कि उसके एक ओल्ड एज उसकी बिल्कुल सिक्योर्ड हो जाए, वो किसी के भरोसे नहीं रह सकता, रहना चाहता। तो आप उससे पूछिए कि वृद्धावस्था के लिए आपने क्या व्यवस्था की है और उसके लिए सर क्या प्रावधान किया सकता है, और आप कितनी पेंशन चाहते हैं, उसके हिसाब से उसे पेंशन प्लान बताइए। आज हिंदुस्तान में 3 चीज़ों का विशेष रूप से मार्केट है। पहला टर्म इंश्योरेंस, दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस, और तीसरा है एन्युटी प्लान, पेंशन प्लान। तो इन चीज़ों को अपने को भूलना नहीं चाहिए। और जब आप पेंशन प्लान की बात करते हैं तो आप
काफ़ी बड़ी हाई सेगमेंट की पॉलिसी सेल कर सकते हैं, हाई टिकट वैल्यू की पॉलिसी सेल कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई आज की डेट में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है 25 से 50,000 रुपये महीने की पेंशन पाना चाहता है। तो आपको कम से कम अगर रेगुलर प्रीमियम की बात करें तो लाख 2 लाख रुपये, जो आप पेंशन की बात करेंगे तो 2 से 3 लाख रुपये आपको साल की रेगुलर प्रीमियम दे देगा। और अगर आप सिंगल प्रीमियम की बात करेंगे तो 20 से 25 लाख रुपए आप एक टिकट साइज में सिंगल प्रीमियम ले सकते हैं पेंशन के नाम पे। तो आप पेंशन की बात ज़रूर करिए। और फिर उससे अगर कोई यंग एज का बंदा है तो उससे आप बोलिए आपके सर मकान निर्माण, यदि आपका मकान नहीं बना तो क्या व्यवस्था की है। कई लोग लोन लेते हैं, जैसे हिंदुस्तान में जो बड़ी बड़ी पॉलिसी होती है, बड़े बड़े बिल्डर्स या जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज 100 करोड़ 50 करोड़ 80 करोड़ की पॉलिसी कराते हैं, वो अपनी लोन को कवर करने, अपनी लाइबिलिटीज़ को कवर करने के लिए कराते हैं कि भाई हमने 100 करोड़ का लोन ले लिया है, अगर 100 करोड़ की लोन की मैं अगर पॉलिसी को कवरेज कर लूँ तो कल को मुझे कुछ होता है तो ये मेरी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, प्रॉपर्टीज़ नहीं बिकेगी। तो जो चीज़ एसेट्स मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, अगर मैं उसको कवर करता चल जाऊँ, जो लोन बना हुआ है वो मेरा सेल आउट नहीं होगा, तो मेरी फैमिली मतलब रिकवर कर लेगी, जो लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं उसी तरह को जीती रहेगी और मेंबर्स उस बिजनेस को संभाल लेंगे। और उससे पूछिए सर इसके अलावा आपकी कोई रिक्वायरमेंट, जब इस तरह का आप फॉर्म भरेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको इंश्योरेंस जनरेट करके दे रहा है और ये ऑटोमेटिक आपके लिए इंश्योरेंस करना संभव हो रहा है। तो इसके बाद आपने बोलेंगे आप निवेश करने के बाद, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, किन बिंदुओं पर आपके मन में विचार आते हैं। अच्छा, इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी ली गई पॉलिसियाँ क्या आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं? क्या आप पॉलिसी के संबंध में निगम की सेवाओं से संतुष्ट हैं? जब उससे अपने उसके दिल की बात करते हैं कि सर आप संतुष्ट हैं, नहीं संतुष्ट है, अगर वो कहता है कि मैं 70% संतुष्ट हूँ, 80% संतुष्ट हूँ, तो अच्छी बात है, वो अपने जल्दी कस्टमर बनेगा। अगर बोलता है मैं कम संतुष्ट हूँ तो सर असंतुष्टि का कारण क्या है? फिर उसे आप बताइए कि LIC में अभी नए नए चेंजेस हुए हैं, आप लोगों की सेटिस्फेक्शन, आज LIC सेटिस्फेक्शन के लिए काम नहीं कर रही है, LIC कस्टमर डिलाइट के क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो सर हम लोग आपको सेटिस्फेक्शन लेवल से भी ऊपर काम कराना चाहते हैं। आपको हम चाहते हैं कि आप LIC की पॉलिसी लेके एक डिलाइट हो, अनुभव, एक डिलाइट का अनुभव करो, हम वो कराना चाहते हैं। अब हमें पूछना, सर अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए आप किस प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसी लेना चाहते हैं, कृपया अपना मत व्यक्त कीजिए। तो जब आप उससे बोलेंगे कि सर आप क्या लेना चाहते हैं, तो बोलेगा नहीं मेरे को बेटी की शादी की व्यवस्था करना है, या बेटे की करियर की व्यवस्था करनी है, या पेंशन प्लान की। अगर इस तरह की कोई बात करता है तो फिर उसको जब वो बोलता है तो फिर उसको उस तरह का प्लान आप सुझाव दीजिए कि सर आपके लिए ये प्लान उपलब्ध है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है सर मुझे बीमा में विश्वास नहीं है या मैं बीमा नहीं लेना चाहता, तो उसके अलावा वैसे भी अपन लिख पा सकते हैं। ये एक बिल्कुल मतलब शानदार क्वेश्चन है, एक मास्टर स्ट्रोक जिसको कह सकते हैं, आप वो मास्टर स्ट्रोक लगा सकते हैं कि सर आप, अगर वो बोलता है मैं बीमे में विश्वास नहीं रखता या मैं बीमा नहीं लेना चाहता, तो सर आप कैसे ऐसे 3 व्यक्तियों का नाम बता सकते हैं साथ में, जो आपके ना रहने पर आपके परिवार को जैसा जीवन स्तर परिवार को प्रदान करें, बच्चों की शादी, मासिक खर्च, शिक्षा, विवाह इत्यादि की व्यवस्था कर सके। सर उसका नाम और मोबाइल नंबर सहित आप हमें बता दीजिए। सर मैंने अभी तक कम से कम हज़ारों सर्वे किए हैं, लेकिन मुझे आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बता जो इसमें एक भी नाम लिख पाया हो। तो सर अगर आप ये बता देंगे तो मुझे अच्छा रहेगा, और अपन पूछ लेंगे कि सर आप मतलब ऐसे आपके साथ लोग ऐसे वेल विशर भी जुड़े हुए हैं जो आपके न रहने पर आपकी परिवार की व्यवस्था कर रहे हैं। धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया, मुझे ध्यान से सुना और आपने सर्वे फॉर्म में पूरा रुचि लेके सर्वे किया, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और जब आप सर्वे करें तो एक सर्वे करने के पहले एक थोड़ा सा मैं इसमें बोलना चाहता हूं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये की कोई ना कोई गिफ्ट उसको पहले देते। सर ये हम लोग का सर्वे चल रहा है LIC से, सर ये तो क्या होता है, जब हम किसी को या तो सर्विसिंग देते हैं या छोटी सी गिफ्ट देते हैं तो हमें फिर लेने का भी बन जाता है। तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको कुछ देना चाहता है, वो आपकी बात सुनना चाहता है, वो आप एक्सेप्टेंस वैल्यू पे आ जाते हैं। बाज़ार में ऐसे की रिंग्स हैं, पर्स हैं, या आपको 25 से 50 रुपये तक के आप गिफ्ट दे सकते हैं, इवन 100 रुपये तक का गिफ्ट दे सकते हैं पार्टी को देख के। तो मतलब जो आप गिफ्ट देते हैं उसके बाद सर्वे की बात करते हैं तो लोग सर्वे करने के लिए भी तैयार होते हैं। तो आप पार्टी को देके अपने गिफ्ट आइटम रखे आइए, जब भी सर्वे करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है एक दिन में अपन 10 सर्वे करें, दिन में 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए,
पार्ट टाइमर है तो 2 सर्वे करिए, फुल टाइमर है तो 5 सर्वे कीजिए। फिर सर्वे करने के बाद जब डिमांड जनरेट हो तो उनको फॉलो अप करिए। डिमांड नहीं जनरेट होती तो उनको बार-बार कंसेप्ट, क्योंकि ये कंसेप्ट सेलिंग है, फ़ोन वाली सेलिंग नहीं है, ये प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है कि आपने दिखा दिया स्क्रीन पे। और अगर ऐसा होता तो policybazaar.com ना जाने क्या-क्या चीज़ें खुली हुई हैं, तो उसमें ना जाने लोग कितनी सेल कर लेते। तो हिंदुस्तान में ऑनलाइन जो सेलिंग होती है मात्र 1% होती है। तो जब आप कंसेप्ट बैठाते हैं तब ये सेल आपकी क्रिएट होती है। तो आप ये याद रखिए कि आपने को इसमें पर्सनल मुलाकात करनी है, पर्सनल मुलाकात करके सेल करनी है, सर्वे फॉर्म भरना है, जाके उसे सबसे पहले गिफ्ट देना है, उसके बाद सर्वे फॉर्म की बात करना है, सर्विसिंग की बात करना है। जब आप सर्विसिंग देते हैं तो मैं बोलता हूँ जो LIC में सेवा करता है वही मेवा खाता है, जो सेवा नहीं करना जानता वो मेवा नहीं खा सकता है। सेवा कई प्रकार की हो सकती है, आप पॉलिसी सर्विसिंग के क्षेत्र में सेवा कर सकते हैं, उसके छोटे मोटे पर्सनल काम जैसे आप उसके बच्चे को एडमिशन कराना है या उसके कोई भी पर्सनल काम है, अगर आपके लिंक हैं, क्योंकि हम लोग के तो लिंक होते ही हैं मार्केट में, तो जिनके अगर लिंक है, जिनसे संबंध है, तो अपन उन लिंक का उपयोग करके अगर अपन उसका काम कर देते हैं तो वो हमसे जुड़ता है। सर्विसिंग के द्वारा, गिफ्ट के द्वारा, कंसेप्ट समझाने के द्वारा जब हम उसके मददगार होते हैं तो वो हमसे जुड़ता है। साथियों धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना और इस वीडियो को देखा। थैंक्स।